नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। गंभीर बीमारियों में, खासकर जैसे कैंसर है, एड्स है, ऐसी स्थितियों में मनोचिकित्सा कैसे मदद कर सकती है। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो इस, आप कह सकते हैं, जटिल मुद्दे के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जब हम गंभीर बीमारी या टर्मिनल इलनेस कहते हैं तो मतलब होता है कि व्यक्ति की बीमारी अब उस स्टेज पर है जहाँ जीवन शायद कुछ महीने या हफ्ते ही बचा हो। इस वक्त शारीरिक तकलीफें तो बढ़ती ही हैं, पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर, उसके जीने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो यहीं पर मनोचिकित्सा की भूमिका थोड़ी अलग हो जाती होगी, है ना? मतलब सामान्य थेरेपी से, क्योंकि हालात तो बिल्कुल अलग हैं। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, देखिए, बुनियादी सिद्धांत तो कई बार वही रहते हैं, पर हाँ, कुछ बड़े फर्क हैं। पहला तो है समय की कमी। थेरेपी ज़्यादा फोकस्ड और टाइम बाउंड हो जाती है। वक्त कम है तो प्रक्रिया थोड़ी तेज और गहन होती है। दूसरा, लक्ष्य, जो गोल्स होते हैं, वो अक्सर थोड़े विनम्र रखने पड़ते हैं। मतलब ये देखना पड़ता है कि मरीज की शारीरिक हालत और बचे हुए समय में क्या हासिल किया जा सकता है। सही। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन। डॉक्टरों, नर्सों और कभी-कभी धार्मिक सलाहकारों के साथ भी सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। शारीरिक देखभाल का थेरेपी पर सीधा असर होता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ मरीज और थेरेपिस्ट के बीच की बात नहीं है, एक पूरी टीम इन्वॉल्व है इसमें। तो फिर इस खास तरह की थेरेपी के मुख्य लक्ष्य क्या रखे जाते हैं? क्या हासिल करना होता है? लक्ष्य काफी सीधे और स्पष्ट होते हैं असल में। पहला तो ये कि मरीज के साथ उसकी स्थिति के बारे में ईमानदारी से खुलकर बात हो सके, ऐसा माहौल बने। दूसरा, जो बहुत तीव्र भावनाएं उठते हैं ना इस दौरान, डर, गुस्सा, उदासी, उनको व्यक्त करने में मदद करना और फिर उन्हें संभालने के तरीके सिखाना जितना संभव हो। और उसके आसपास के लोग, जैसे परिवार, दोस्त या हॉस्पिटल स्टाफ, इनके बीच अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है, कोई तनाव है, तो उसमें मदद करना। ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इसका एक बड़ा मकसद व्यक्ति को उस मुश्किल वक्त में अकेला ना महसूस होने देना है और उन्हें एक तरह से सशक्त करना है ना, कि वो अपनी बात कह पाएं, उन्हें सुना जाए। बिल्कुल सही, यही कोशिश होती है। तब जरा उन तरीकों पर आते हैं जिनसे ये मदद की जाती है। क्या कुछ खास तकनीकें या अप्रोच होते हैं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए? हाँ, मुख्य रूप से 4 दृष्टिकोण हैं जिनका जिक्र होता है और इन्हें मरीज की खास जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बदलना पड़ता है। ये है मनोगतिक, मानवतावादी, व्यवहारवादी और पारिवारिक। हर एक का अपना अलग नजरिया है। ठीक है, तो पहले मनोगतिक यानी साइकोडायनामिक अप्रोच से शुरू करते हैं। ये किस चीज पर जोर देता है? मनोगतिक नजरिया जो है वो व्यक्ति के अंदर जो भावनात्मक संघर्ष चल रहे होते हैं और उनसे बचाव के लिए वो अनजाने में जो तरीके अपनाता है, जिन्हें रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, उन पर ध्यान देता है। जैसे मौत का डर सामने है तो लोग अक्सर या तो इनकार कर देते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, होता है। या फिर अपना डर किसी और चिंता में बदल देते हैं, विस्थापन। या अपना गुस्सा, अपना डर दूसरों पर निकालते हैं, प्रक्षेपण। कभी कभी तो बिल्कुल बच्चों जैसा बर्ताव करने लगते हैं, निर्भर हो जाते हैं, प्रतिगमन। तो थेरेपी का काम है वो इन तरीकों को पहचानने और समझने में मदद करना, ताकि व्यक्ति अपनी स्थिति का सामना ज्यादा स्वस्थ तरीके से कर पाए। अच्छा, क्या इसका कोई उदाहरण है आपके पास कि ये असल में काम कैसे करता है? हाँ, एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने एक उदाहरण दिया था। एक मिस्टर आर थे, व्यवसायी, जिन्हें हॉजिकिन्स रोग था। अस्पताल में वो सब पर हुक्म चलाते थे, कहते थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मेरे कंट्रोल में है। पर असल में ये डर था कि उनका स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो थेरेपी में उनकी पत्नी को समझाया गया कि मिस्टर आर को नियंत्रण का एहसास कराना जरूरी है, भले ही छोटे तरीकों से। अच्छा। तो पत्नी ने उनसे पूछना शुरू किया कि वो कब मिलना चाहेंगे, कितनी देर मिलना चाहेंगे। अच्छा। और जैसे ही उन्हें ये लगा कि हाँ, कुछ चीजें उनके कंट्रोल में है, उनका वो गुस्सा, वो दबंग रवैया कम हो गया। ये तो कमाल है। सिर्फ नियंत्रण का एहसास वापस मिलने से इतना फर्क पड़ा। इस अप्रोच में थेरेपिस्ट के लिए क्या चुनौती होती है? कोई खास बात? हाँ, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है काउंटर ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस वो क्या होता है? मतलब थेरेपिस्ट की अपनी भावनाएं। देखिए, मौत एक ऐसा विषय है जिससे थेरेपिस्ट भी अछूते नहीं है। उनका अपना डर,
अपनी अधूरी भावनाएं वो मरीज की मदद में रुकावट बन सकती हैं। अच्छा। कैसे? हो सकता है थेरेपिस्ट अनजाने में मरीज के इनकार को बढ़ावा दे, क्योंकि वो खुद भी मौत की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता, या फिर थेरेपिस्ट खुद इतना लाचार महसूस करे कि वो मरीज से कतराने लगे, उससे दूरी बना ले। इसीलिए थेरेपिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इलाज शुरू करने से पहले मौत को लेकर अपनी भावनाओं को समझें, उनका सामना करें। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब आते हैं मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण पर। ये मनोगतिक से कैसे अलग है? मानवतावादी नजरिया इस बात पर जोर देता है कि मौत की सच्चाई का सामना करने से ही जीवन को गहरा अर्थ मिलता है। जब हमें पता चलता है कि हमारा समय सीमित है, तब हमें समझ आता है कि हमारे लिए सच में क्या जरूरी है, क्या मायने रखता है। तो थेरेपी का मकसद होता है मरीज को मौत के सामने भी जितना हो सके भरपूर जीवन जीने में मदद करना। जैसा कि लेशान ने कहा था, सवाल ये नहीं कि कैसे मरे, बल्कि ये है कि कैसे जिएं। ये मरीज की जीने की इच्छा को, उसकी जीवन शक्ति को जगाने की कोशिश है। क्या इसका भी कोई उदाहरण है, जैसे लेशॉन ने मरीजों से कैसे बात की होगी? हाँ, लेशॉन का एक मरीज था जिसने कहा, मैं डरा हुआ हूँ, मैंने कभी अपना जीवन जिया ही नहीं। तो लेशॉन ने जवाब दिया, शायद बेहतर तरीका ये होगा कि आप पता लगाएं कि आपका जीवन जीने का तरीका क्या है और जीना शुरू करें। मतलब सीधे सीधे जिंदगी का रास्ता खोजने और उस पर चलने के लिए प्रेरित करना। फाइजनबर्ग ने भी इसी तरह की बातें कही। मरीज से एक मजबूत सहानुभूति वाला रिश्ता बनाना, मरीज को अपनी थेरेपी की रफ्तार तय करने देना और उन्हें मरने की प्रक्रिया में भी एक एक्टिव भागीदार बनने में मदद करना। तो ये अप्रोच मुश्किल हालात में भी जीवन पर फोकस बनाए रखने की बात करता है। अच्छा, इसके बाद आता है व्यवहारवादी बिहेवियरल अप्रोच। ये क्या करता है? व्यवहारवादी नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। इसका मेन फोकस होता है मरीज को बेहतर मुकाबला करने के कौशल, यानी कोपिंग स्किल्स सिखाना। देखिए, गंभीर बीमारी से बहुत तनाव होता है, चिंता होती है, अवसाद होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये अप्रोच इन लक्षणों को संभालने के लिए सीधी सीधी तकनीकें सिखाता है, जैसे रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है, बायोफीडबैक है। बायोफीडबैक वो क्या है? बायोफीडबैक में मशीन की मदद से लोग अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं, जैसे दिल की धड़कन या मांसपेशियों का तनाव, उन पर नियंत्रण करना सीखते हैं। अच्छा। या फिर सेल्फ हिप्नोसिस है। ये सब तकनीकें चिंता और तनाव कम करने में मदद करती हैं। आपने स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग का भी जिक्र किया था पहले। ये क्या है और ये कैसे काम करती है? हाँ, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है, खासकर दर्द या दूसरी मुश्किल स्थितियों से निपटने के लिए। इसमें मरीज को सिखाया जाता है कि वो मुश्किल घड़ी में खुद से पॉजिटिव बातें कैसे करे। सेल्फ टॉक, जैसे अगर दर्द महसूस हो रहा है तो खुद से कहना, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ, या बस एक बार में एक कदम, आराम से गहरी सांस लो। और जब वो मुश्किल वक्त निकल जाए तो खुद को शाबाशी देना, वाह मैंने कर लिया, मैंने इसे अच्छे से संभाला। इसका लक्ष्य है मरीज को अपनी तकलीफ कम करने और हालात पर काबू पाने का एहसास दिलाना। इससे हिम्मत बढ़ती है, आत्मविश्वास आता है। ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल और ताकत देने वाला तरीका लग रहा है। और चौथा दृष्टिकोण, पारिवारिक यानी फैमिली अप्रोच, ये कैसे काम करता है? पारिवारिक दृष्टिकोण ये मानता है कि जब परिवार में कोई एक सदस्य गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर सिर्फ उस एक पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो थेरेपी का फोकस सिर्फ मरीज नहीं बल्कि पूरा परिवार होता है। मकसद होता है पूरे परिवार को इस मुश्किल दौर से निकलने में मदद करना। इसमें क्या करते हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच खुलकर बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है, खासकर अगर पहले से कोई मनमुटाव है, कोई अनकही बातें हैं। कई बार अधूरे काम रह जाते हैं ना, अनफिनिश्ड बिजनेस, उन्हें पूरा करने में मदद की जाती है। और साथ ही परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके अपने डिफेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कोई शायद बीमारी को मानने से इनकार कर रहा हो या किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो, उन पर भी ध्यान दिया जाता है। क्या इसका भी कोई उदाहरण है जहाँ पूरे परिवार को मदद मिली हो इस तरह से? हाँ, कुबलर-रॉस ने एक और उदाहरण दिया था। एक बुजुर्ग महिला थी अस्पताल में और वो बहुत डरी हुई थी कि उन्हें कीड़े जिंदा खा जाएंगे। उनकी बेटी परेशान थी कि माँ को नर्सिंग होम भेजें या अस्पताल में रखें। दामाद इस बात से नाराज था कि सारा पैसा खर्च हो रहा है, काफी तनाव था। कुबलर-रॉस ने समझा कि महिला का डर असल में दफनाए जाने और कीड़ों से जुड़ा था। उन्होंने माँ और बेटी के बीच सालों बाद पहली बार दिल खोलकर बात करवाई। अच्छा। बेटी ने माँ को समझाया और माँ ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि उनका दाह संस्कार किया जाए।
इस बातचीत के बाद माँ को बहुत शांति मिली और अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। ये वाकई दिखाता है कि हर नजरिया एक अलग तरीके से मदद करने की कोशिश करता है, चाहे वो व्यक्ति के अंदरूनी डर और संघर्ष हो, या जीवन का अर्थ ढूंढना हो, या व्यवहारिक तरीके सीखना हो, या फिर पारिवारिक रिश्तों को संभालना हो। हर व्यक्ति और उसके परिवार की जरूरतें अलग अलग होती हैं, है ना? बिल्कुल, इसीलिए कोई एक तरीका सबके लिए फिट नहीं होता। अब मरने वाले व्यक्ति की अपनी एक मनोवैज्ञानिक यात्रा भी होती होगी। क्या इसके कुछ पहचाने हुए चरण या पैटर्न होते हैं जिन पर बात होती है? हाँ, इस पर काफी काम हुआ है और सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है वो है एलिजाबेथ कुबलर रॉस के बताए 5 चरण। हाँ, ये तो सुने हैं मैंने। डिनायल, एंगर। हाँ बिल्कुल, पहला है इनकार, डिनायल, नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता। फिर आता है क्रोध, एंगर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों वाली भावना, गुस्सा जो दूसरों पर, भगवान पर कहीं भी निकल सकता है। तीसरा है सौदेबाजी, बार्गेनिंग, भगवान से या किस्मत से थोड़ी और मोहलत मांगना, बस इतना कर दो तो मैं। हाँ। चौथा है अवसाद, डिप्रेशन, जब नुकसान का एहसास होता है तो गहरी उदासी, निराशा छा जाती है। और 5वां है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अंत में स्थिति को स्वीकार कर लेना, एक तरह की शांति। लेकिन क्या ये चरण हमेशा इसी क्रम में आते हैं या हर किसी के साथ ऐसा ही होता है? नहीं, यही जरूरी बात है। बात के शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये चरण हर किसी पर लागू हो या इसी क्रम में आए, ये जरूरी नहीं है। ये एक तरह का मॉडल है, एक फ्रेमवर्क है समझने के लिए, लेकिन कोई सख्त नियम नहीं है। लोग इन चरणों के बीच आगे पीछे भी हो सकते हैं या कोई चरण शायद अनुभव ही ना करे। अच्छा, तो क्या इसका कोई और मॉडल भी है जो शायद थोड़ा ज्यादा लचीला हो? हाँ, एक और मॉडल है एवरी वीजमैन का। उन्होंने 4 चरणों की बात की है जो शायद हालात की बदलती सच्चाई के ज्यादा करीब हो सकते हैं। वो क्या है? पहला है अस्तित्वगत संकट, एग्जिस्टेंशियल प्लाइट, मतलब जब पहली बार अपनी मौत की सच्चाई का गहरा झटका लगता है, वो शुरुआती शॉक। दूसरा, शमन और समायोजन, बीमारी का पता चलने के बाद भी लोग कोशिश करते हैं कि सामान्य जीवन जिया जाए, बीमारी को एडजस्ट करने की कोशिश। तीसरा, पतन और गिरावट, ये वो दौर है जब बीमारी और उसका इलाज जीवन पर इतना हावी होने लगते हैं कि सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, सेहत गिरने लगती है। और चौथा, अंतिम चरण, प्री टर्मिनैलिटी एंड टर्मिनैलिटी, जीवन का बिल्कुल आखिरी दौर, जब इलाज का मकसद बीमारी ठीक करना नहीं बल्कि सिर्फ आराम देना रह जाता है। ये मॉडल शायद ज्यादा वास्तविक लगता है। अब इन चरणों से गुजरते हुए जाहिर है बहुत तीव्र भावनाएं भी उभरती होंगी। कौन सी भावनाएं सबसे आम हैं जिन पर थेरेपी में ध्यान दिया जाता है? हाँ बिल्कुल, भावनाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर 3 खास तौर पर सामने आती हैं: अवसाद, चिंता और क्रोध, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एंगर। अवसाद यानी डिप्रेशन के बारे में थोड़ा और बताइए। आपने कहा ये सबसे आम है। हाँ, ये शायद सबसे कॉमन रिएक्शन है और इसके कारण भी समझे जा सकते हैं। सोचिए, शरीर साथ नहीं दे रहा, लाचारी महसूस हो रही है, शायद अस्पताल में या घर में ही रहना पड़ रहा है, दोस्तों से, परिवार से दूरी महसूस हो सकती है, जीवन पर अपना नियंत्रण खोता हुआ दिख रहा है। इन सब वजहों से गहरी उदासी, निराशा घेर लेती है। और क्या इसमें खुदकुशी का खतरा भी होता है? हाँ, दुर्भाग्य से ये खतरा भी बढ़ जाता है। जब शारीरिक दर्द, निराशा और लाचारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ लोग जीवन खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं। ये एक बहुत गंभीर पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। और चिंता यानी एंग्जाइटी, इसके पीछे क्या कारण होते हैं? ये किस तरह की होती है? चिंता के तो कई स्रोत हो सकते हैं। एक तो शारीरिक डर है, दर्द का डर, सांस लेने में तकलीफ होगी इसका डर, कमजोरी का डर। फिर इलाज का डर भी होता है, कीमोथेरेपी होगी, सर्जरी होगी, वो कितना दर्दनाक होगा। हाँ। फिर शारीरिक बदलावों का डर होता है, शरीर बदल रहा है, बाल झड़ रहे हैं, वजन कम हो रहा है। तो ये चिंता के लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे, कहीं मुझे अजीब ना समझे, कोई मुझे इस हाल में ना देखें। ये भी होता होगा। फिर सामाजिक चिंता है, परिवार पर बोझ बन जाऊंगी, मेरे रिश्ते कैसे रहेंगे, कहीं लोग मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। और आखिर में आध्यात्मिक या अस्तित्वगत चिंता, मेरे जीवन का क्या मतलब था, मरने के बाद क्या होगा। ये सब बड़े सवाल भी चिंता पैदा करते हैं। और तीसरी भावना क्रोध यानी एंगर,
कुबलर रॉस ने इसे एक जरूरी चरण माना था। हाँ, गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, बल्कि जरूरी भी कह सकते हैं। सोचिए, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, आपकी योजनाएं धरी रह गई हैं, सब कुछ आपके हाथ से निकलता लग रहा है। इससे निराशा होती है, नाराजगी होती है और गुस्सा आता है। ये गुस्सा किस पर निकलता है? कहीं भी निकल सकता है, परिवार वालों पर, डॉक्टरों या नर्सों पर, ये मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रहे, दोस्तों पर, भगवान पर, या कभी-कभी खुद पर ही, आत्मग्लानि के रूप में कि मैंने कुछ गलत किया होगा तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्यूबलर रॉस ने एक 21 साल के कैंसर पीड़ित लड़के बॉब का उदाहरण दिया था। वो अस्पताल में सबसे बहुत रूखा व्यवहार करता था। जब क्यूबलर रॉस ने उससे पूछा कि क्या उसे उन लोगों से जलन नहीं होती जो बाहर धूप का मजा ले रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो बॉब एकदम फूट पड़ा और उसने अपना सारा गुस्सा, सारी ईर्ष्या बाहर निकाल दी। वो गुस्सा असल में उसकी पीड़ा, उसकी बेबसी और उसके साथ हो रहे अन्याय की भावना का इजहार था। तो ये सब तीव्र भावनाएं हैं, उदासी, डर, गुस्सा। इनसे निपटने में थेरेपी असल में मदद कैसे करती है? क्या कोई एक तरीका सबसे अच्छा माना जाता है? देखिए, अक्सर कोई एक तरीका काफी नहीं होता। ज्यादातर थेरेपिस्ट आजकल एक इक्लेक्टिक यानी मिला-जुला तरीका अपनाते हैं। इक्लेक्टिक मतलब वो अलग-अलग दृष्टिकोणों से, जैसे मनोगतिक, मानवतावादी, व्यवहारवादी, उन तकनीकों और विचारों को चुनते हैं जो उस खास मरीज की जरूरत के हिसाब से सबसे सही लगते हैं। एक मिक्स एंड मैच अप्रोच कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन इन सब के मूल में जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है संवाद को बेहतर बनाना, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना। थेरेपी का सबसे बड़ा काम है मरीज को अपनी जरूरतें समझने में मदद करना। सुरक्षा की जरूरत, प्यार की जरूरत, साथ की जरूरत, इज्जत की जरूरत, अपनी बात कहने का मौका, और फिर उन्हें अपने बचे हुए समय में इन जरूरतों को पूरा करने के रास्ते खोजने में मदद करना। कम्युनिकेशन यानी संवाद सबसे जरूरी है। अब अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक हों और कैंसर और एड्स जैसी खास बीमारियों की बात करें, तो क्या इनके साथ कुछ अनोखी मनोवैज्ञानिक चुनौतियां जुड़ी होती हैं जो शायद दूसरी गंभीर बीमारियों में उतनी ना हो? हाँ, बिल्कुल। हर बीमारी अपने आप में अलग होती है, लेकिन हाँ, कैंसर और एड्स के साथ कुछ खास मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। पहले कैंसर की बात करते हैं। इसमें क्या खास है? कैंसर का जो सफर होता है वो अक्सर एक लंबा संघर्ष होता है। इसमें बीमारी के ठीक होने यानी रिमिशन और फिर उसके वापस आने यानी रिलैप्स का डर और तनाव लगातार बना रहता है। हाँ, ये तो बहुत स्ट्रेसफुल होगा। बिल्कुल। फॉकनर और मैगवायर ने कुछ मुख्य मनोवैज्ञानिक बाधाएं बताई हैं जिनसे कैंसर मरीज अक्सर जूझते हैं, जैसे भविष्य की अनिश्चितता, जीवन का अर्थ खोजना, नियंत्रण खोने का एहसास, खुलकर बात करने की जरूरत और भावनात्मक व मेडिकल सहारे की जरूरत। अगर इन बाधाओं से ठीक से ना निपटा जाए तो मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और कैंसर के इलाज जैसे कीमोथेरेपी वगैरह, उनसे जुड़ी चिंताएं भी होती होंगी? हाँ, बहुत ज्यादा। कई बार तो मरीज कहते हैं कि इलाज के जो शारीरिक दुष्प्रभाव है, जैसे उल्टी होना, बाल झड़ना, उनसे ज्यादा मुश्किल उसके मनोवैज्ञानिक असर लगते हैं। गुस्सा, चिंता, डर। अच्छा। हाँ, और कुछ मरीज तो इन मनोवैज्ञानिक कारणों से कीमोथेरेपी बीच में ही छोड़ देते हैं। ओह। और इलाज खत्म होने के बाद भी चिंता खत्म नहीं होती। कैंसर वापस आने का डर, जिसे फियर ऑफ रिकरेंस कहते हैं, वो बना रहता है। तो कैंसर रोगियों के लिए किस तरह की थेरेपी ज्यादा मददगार होती है? इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के तरीके ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक है समस्या केंद्रित, प्रॉब्लम फोकस्ड। इसमें या तो व्यवहारिक कौशल सिखाए जाते हैं, जिसे साइको एजुकेशनल कहते हैं, या फिर जो गलत या नेगेटिव सोच पैटर्न बन जाते हैं उनको ठीक किया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। दूसरा तरीका है सहायक अभिव्यंजक, सपोर्टिव एक्सप्रेसिव। ये अक्सर ग्रुप में होता है। इसमें लोगों को अपनी अच्छी बुरी हर तरह की भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिलता है और मौत से जुड़े डर का सामना करने, उसे डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है। ये खासकर एडवांस स्टेज के कैंसर मरीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और अब कुछ नए तरीके भी आ रहे हैं जो इन दोनों को मिला के चलते हैं। अच्छा, अब एड्स की बात करते हैं। आपने शुरू में कहा था कि इससे जुड़ा जो सामाजिक कलंक है, स्टिग्मा, वो कैंसर से भी ज्यादा गहरा है। ऐसा क्यों है? हाँ, एड्स के साथ जुड़ा कलंक ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा रहा है और इसके कई कारण हैं। एक तो ये बीमारी मुख्य रूप से यौन संपर्क या नशीली दवाओं के लिए सुई साझा करने से फैलती है।
और इन दोनों ही चीजों को समाज अक्सर गलत या अनैतिक नजर से देखता है। दूसरा, शुरू में ये बीमारी खास तौर पर समलैंगिक पुरुषों और नशा करने वालों में ज्यादा पाई गई थी, तो इसे विचलित व्यवहार से जोड़ दिया गया। तीसरा, लंबे समय तक इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं था। इसे एक लाइलाज और घातक बीमारी माना जाता था, जिससे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा। इन सब वजहों से समाज में बहुत डर फैला, और ये डर अक्सर बीमारी से ज्यादा बीमार व्यक्ति के खिलाफ हो गया। उन्हें अलग थलग कर दिया गया। कई बार तो परिवार और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। मतलब बीमारी से लड़ना तो है ही, समाज से भी लड़ना पड़ता है। ऐसे में थेरेपी की क्या जरूरतें होती होंगी? एड्स के मरीज जैसे जैसे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके शरीर पर, उनके जीवन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा। तो थेरेपी उन्हें ये पहचानने में मदद करती है कि वो अब भी क्या नियंत्रित कर सकते हैं, उनके जीवन के कौन से पहलू अब भी उनके हाथ में हैं। इससे उन्हें थोड़ी शक्ति मिलती है। पारिवारिक थेरेपी भी बहुत जरूरी हो सकती है, क्योंकि बीमारी का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। रिश्तों में बदलाव आते हैं, उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। आपने पहले अग्रिम योजना, एडवांस प्लानिंग का भी जिक्र किया था। एड्स के संदर्भ में ये क्यों खास तौर पर जरूरी है? हाँ, ये एड्स के मामले में बेहद जरूरी है, क्योंकि बीमारी बढ़ने के साथ मरीज की हालत बिगड़ सकती है और जरूरी फैसले लेना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जब मरीज के पास शारीरिक और मानसिक ऊर्जा हो, तभी भविष्य के कुछ जरूरी मुद्दों पर बात कर लेना बहुत मददगार होता है। जैसे किन मुद्दों पर? जैसे अस्पताल में भर्ती होने की क्या योजना होगी, अगर बच्चे हैं तो उनकी देखभाल की क्या व्यवस्था होगी, अपनी लिविंग विल बनाना यानी इलाज संबंधी अपनी इच्छाएं साफ करना, और मेडिकल प्रॉक्सी तय करना यानी ये तय करना कि अगर वो खुद फैसले लेने की हालत में ना रहे तो उनकी तरफ से मेडिकल फैसले कौन लेगा। थेरेपिस्ट मरीज को इन मुश्किल लेकिन जरूरी बातों पे चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, ये समझाकर कि ऐसा करने से उन्हें आने वाले समय पर कुछ हद तक नियंत्रण का एहसास होगा। ये तो बहुत जरूरी लगता है। अच्छा, एड्स रोगियों के लिए कौन से खास चिकित्सीय तरीके अपनाए जाते हैं? इसमें भी कई तरीके काम आते हैं। संज्ञानात्मक तरीके, कॉग्निटिव अप्रोचेस, मदद करते हैं उन नकारात्मक विचारों को चुनौती देने में जो मरीज अपने बारे में बना लेते हैं, जैसे मैं दोषी हूँ, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं, मैं खराब हूँ। अंतरवैयक्तिक मनोचिकित्सा, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी जो है, वो मरीज के मूड और उनके सामाजिक रिश्तों या भूमिकाओं में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके बीच के संबंध को समझने में मदद करती है, जैसे शोक, रिश्तों में तनाव, भूमिका बदलना। और मनोगतिक उपचार भी होते हैं जो मरीज को परेशान करने वाले गहरे मनोवैज्ञानिक मुद्दों को सुलझाने और बचे हुए समय का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ बीमारी के शारीरिक पहलू को नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े सामाजिक माहौल को, लोगों के रवैये को और मरीज के जीवन पर पड़ने वाले हर तरह के असर को समझना बहुत जरूरी है थेरेपी में। बिल्कुल, होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं। आज की इस हमारी गहरी बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए मनोचिकित्सा सिर्फ एक इलाज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सहारा है। ये सिर्फ लक्षणों को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के उस आखिरी पड़ाव पर व्यक्ति को सम्मान, साथ और एक समझ देने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा आपने। थेरेपी एक ऐसी सुरक्षित जगह बन सकती है जहां व्यक्ति बिना किसी झिझक के, बिना जजमेंट के डर के अपनी सबसे गहरी भावनाओं को, अपने डर को, अपनी ज़रूरतों को व्यक्त कर सके। और चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, मनोगतिक हो, मानवतावादी, व्यवहारवादी या पारिवारिक, सबका असल मकसद यही होता है कि संवाद बेहतर हो और व्यक्ति जितना हो सके उतने भरपूर तरीके से जी सके, चाहे समय कितना भी कम क्यों ना बचा हो। ये उन्हें मौत का सामना करते हुए भी जीवन में कहीं ना कहीं अर्थ और जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकता है। और शायद आज की ये चर्चा हम सबके लिए, जो सुन रहे हैं, उनके लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाती है कि अगर हम ये समझे कि जीवन के अंत में लोग किन मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तो क्या इससे समाज के तौर पर हम जैसे लोग, गंभीर रूप से बीमार लोगों के प्रति हमारा नजरिया और हमारा व्यवहार बदल सकता है? हम कैसे उन्हें और उनके परिवारों को ज्यादा सहानुभूति और बेहतर समर्थन दे सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।